तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवर कोर्स। और लास्ट क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर हमने लगभग 44 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। और हमारे कोर्स की अगर हम बात करें, एमसीक्यू कोर्स के अंदर लगभग हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं वो 820 कर लिए हैं। और अभी जो है हम 30-30 क्वेश्चंस की 10 क्लास हमें रिसेंटली 2 या 3 दिन में अपलोड करेंगे और वहाँ से 300 क्वेश्चन और हो जाएँगे, तो लगभग आपके 1120 क्वेश्चन हो जाएँगे। हमारा 1500 का टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है, हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि कंप्यूटर और मैथ के क्वेश्चंस भी मैं पैरेलली आपको करा पाऊँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो ये जो टॉपिक है, जो सैंपलिंग वाला टॉपिक है, ठीक है? इस सैंपलिंग वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी डीएसएसपी के अंदर भी काम आने वाला है, ठीक है? जो एसए का होने वाला है, ठीक है? और अगर हम बात करें एसओ के अंदर भी काम आना है, संगणक के अंदर तो फिर खैर आ ही रहा है ना? और एसओ के अंदर भी काम आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा-सा अच्छे से करने का तरीका होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। और आई होप आप लोगों ने सभी ने एमसीक्यू बैच ले लिया होगा, और एमसीक्यू बैच नहीं लिया तो आप जॉइन कर लें, ठीक है? चलिए, देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यदि सरल यादृच्छिक यदि देखो, यदि सरल यादृच्छिक प्रतिस्थापन रहित विधि द्वारा अमाप n का प्रतिदृश और अमाप n की समष्टि से लिया गया निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो मानक त्रुटि होगी, स्टैंडर्ड एरर होगा, वो शून्य होगा। यदि हम क्या लें n का मान, आपको ये पूछा गया है कि हम जो है, मान लो ऐसा एसआरएस डब्ल्यूओआर से और n में से कुछ प्रतिदर्श ले रहे हैं n, तो उसमें स्टैंडर्ड एरर शून्य कब होगा, जब हम n का मान क्या लें, है ना? तो ये बोला गया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने पूछा आपको, क्लियर कर लेते हैं पहले। चलिए इस क्वेश्चन में थे, अगर मैं पूछूं आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है? तो आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड एरर डिवाइड बाई एन का रूट होगा, ठीक है? डिवाइड बाई एन का रूट होगा, ये तो स्टैंडर्ड एरर का मीन है, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन आपका शून्य मान कब होगा, जब मैंने बोला कि आपका समष्टि जो एन है, उसमें से एन सैंपल ले रहे हैं, अगर मैं उसका मान एन ही रख दूं, तो दोनों के माप क्या इक्वल आएंगे, और इक्वल आएंगे तो क्या स्टैंडर्ड एरर होने के चांसेस होंगे, है ना? तो ये चीज़ है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका थोड़ा-सा देखो, अब ये इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन लैंग्वेज, है ना? लैंग्वेज प्रभावित करती है हर चीज़ को। प्रतिचयन की किस विधि में सबसे अधिक पक्षपात होने की संभावना है? आप ये देखोगे कि लॉटरी विधि तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, तो इसमें तो पक्षपात होना ही नहीं है। सत्रित विधि है, ये मिक्स्ड है, ठीक है? सत्रित विधि है, ये क्या है? मिक्स्ड है। सबसे पहले प्रोपोज़िव, फिर उसके बाद रैंडम, है ना? बहुसत्रित विधि भी ऐसा ही है, ठीक है? मिक्स है। सविचार विधि, ये हम इसकी बात करते हैं प्रोपोज़िव की, तब ये क्या होती है, आपके विवेक पे करती है, और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पक्षपात हो, ठीक है? क्लियरली बात है, डी आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने एसआरएस डब्ल्यूओआर की बात की, और मैंने लास्ट क्लास या 2-3 क्लास पीछे आपको एक चीज़ सिखाई थी, एक क्वेश्चन सिखाया था। अगर मैं अभी आपसे बोलूँ, ठीक है? अगर मैं आपसे वही क्वेश्चन रिपीट करूँ, तो मैं डेटा लिख देता हूँ। जैसे आपकी पॉपुलेशन कितनी है? आपकी पॉपुलेशन मैंने बोला कि 10 है, और आपका जो सैंपल है, वो क्या है? सैंपल मीन आपका एन जो है, वो है आपका 2, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल इन एसआरएस डब्ल्यूओआर क्या होगा? ठीक है? आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर मैं पूरा क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लिख सकते हैं, इफ ए पॉपुलेशन कंसिस्ट इफ ए पॉपुलेशन कंसिस्ट 10 यूनिट्स एंड एसआरएस डब्ल्यूआर हमने ऑप्ट किया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्पेसिफाइड सैंपल ऑफ 2 यूनिट्स क्या होगा? तो मैंने लिखा कि पॉपुलेशन में से हमें 2 यूनिट चुननी है, तो आप इसमें क्या करोगे? ठीक है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था उस टाइम में। अगर आप बोलोगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल इन एसआरएस डब्ल्यूओआर क्या होगा? तो आप बोलोगे 1 बटे एनसीएन होगा, है ना? यही बताया मैंने आपको। और एनसीएन को अगर आप खोलोगे, एनसीएन अगर आप एनसीएन निकालना चाह रहे हो, तो आप इसके बोलोगे एनसीएन का जो आपने खोलने का बताया, ठीक है? ये मैंने आपको करवाया हुआ है वैसे तो, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एन कितना है, पॉपुलेशन कितनी है? 10, और एन कितना है हमारे पास? 2 है, और ये 10 माइनस 10 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? तो यहाँ पे 10, 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम करें, तो आप बोलोगे हमारे पास कितना बच जाएगा ये? हाँ, 10 गुना 9 इंटू हम 8 कर देंगे, तो यहाँ से 8 वाला जो है ना, ये कट जाएगा। 8 वाला तो 8 से कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 10 इंटू 9 कितना है? 90, और 2 का करेंगे 2 इंटू 1, तो यहाँ से 45, ठीक है? तो 45 आया। अब ये 45 आंसर नहीं है, ये तो हमने एनसीएन निकाला है, तो 1/45 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये मैंने क्वेश्चन करवाया, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ दोबारा से, अगर आपको याद है तो। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए,
एन अमाप की समष्टि में SRSWR के अंतर्गत एन अमाप के प्रतिदर्श की एक विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफिक यूनिट है वो नहीं चुनी गई प्रतिदर्श में शामिल किया गया है, ठीक है? उसका प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। मेरे पास एन अमाप है, यानी आपके पास जो समग्र है वो एन है, उसमें से हमें एन इकाई जो है प्रतिदर्श ले रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक स्पेसिफिक यूनिट जो है ना, वो हम शामिल ही नहीं कर रहे, है ना? वो सॉरी शामिल कर रहे हैं, उसका आपको सैंपल जो प्रोबेबिलिटी है वो बताना है। सिंपली अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें, तो आपका सबसे पहले चीज़ क्या होगा देखो, कि एसआरएस-डब्ल्यूआर के अंतर्गत समग्र में से प्रतिदर्श चुनने की प्रायिकता क्या होगी? अगर आप प्रतिदर्श चुनने की प्रायिकता पूछोगे, तो क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या होगी भई? 1/n होगी, 1/n होगी। यही तो बात बोली मैंने। अगर हम जो आपकी इकाई है, उसकी चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 1/n होगी। अगर हम एक इकाई विनिर्दिष्ट इकाई नहीं चुनना चाहते, जो एक इकाई है वो नहीं चुनना चाहते, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 1 माइनस 1/n हो जाएगी। भई हम एक यूनिट नहीं चुनना चाहते, ये तो सभी इकाइयाँ चुनने की है और हम एक में से घटा देंगे तो नहीं चुनने वाली इकाई आ जाएगी। अगर हम एक विनिर्दिष्ट इकाई को शामिल नहीं करना चाहते, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 1/n और इसका जो है स्क्वायर हो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब ये तो थी कि शामिल नहीं करना है। अगर हमें करना है, तो हम देखो ये तो नहीं करने वाली यूनिट है। अब इसको 1 में से घटा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी नहीं करने वाली, शामिल नहीं करने वाली यूनिट का, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपका पेचीदा है, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे अन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो नहीं बात, क्योंकि ये थोड़ा-सा हैवी है। ये शायद क्वेश्चन आया था एसएससी जेएसओ के अंदर, है ना? तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा-सा हैवी है, संगणक के तौर पे। बाकी उसके अंदर तो आ ही सकता है, एसओ के अंदर आ सकता है। एक सत्रित यादृच्छिक प्रतिचयन में यदि समस्त सत्रों का प्रसरण जो है बराबर हो जाए, तो नियमन का आवंटन बदल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नियमन का जो आवंटन है वो किस में हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनली हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे कि हम जब वेरिएंस की बात करते हैं, तो सबसे कम वेरिएंस किसका होता है? ठीक है? ये आपसे पूछा सकता है, तो निम्न ऑप्टिमम का होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उससे ज़्यादा किसका होगा? उससे ज़्यादा आपका आप जब वेरिएंस निकालोगे, तो प्रोपोर्शनल का होगा। किसका होगा? प्रोपोर्शनल का। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज़्यादा किसका होगा? जब आप निकालते हो, तब ये किसका होगा? ये होगा आपका एसआरएस का, यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग का। तो इसलिए हम जो है निम्न का ऑप्टिमम एलोकेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेरिएंस आपको सबसे कम मिलेगा, फिर प्रोपोर्शनली में आपको उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, लेकिन एसआरएस में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन-सी यादृच्छिक प्रतिचयन संख्याओं की सारणी नहीं है? आपसे आगे देखते हैं, चलिए। यहाँ पे टिपेट दे रखा है, फिशर एंड गेट्स दे रखा है और केडाल और बॉटिगटन स्मिथ का है, ठीक है? तो ये आप सबको पता है और यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला जो है कार्ल पियर्सन कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, कार्ल पियर्सन, ठीक है? तो आपको कुछ-कुछ तो याद रखनी है, जैसे आपकी टिपेट की है, टिपेट की है, फिशर एंड गेट्स की है, ठीक है? और केडाल की है, केडाल के साथ आपका ये जो बॉटिगटन है स्मिथ है, वो भी आपको याद ही रखना है, ठीक है? 1, 2, 3 ये 3 तो ऑप्शन में ही दे रखी है। चौथी आपको एक रेड निगम की आती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है, वो है आपका राव मित्रा मिथई, राव मित्रा मिथई। तो सांख्यिकी संगठन आपका है कोलकाता, ठीक है? वो उसकी मिथई है ये और ठीक है, ये 5 आपको याद रखनी है, कार्ल पियर्सन इसमें नहीं है। देव निर्देशन के अंदर ढोल घुमाकर रीति के अंतर्गत कितने अंकों की संख्या अंकित की जाती है? ये तो 0 से 9 होती है, ठीक है? 0 से 9। जोधपुर के कारखाने के श्रमिकों के जीवन अध्ययन करने हेतु निर्देशन की कौन-सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, हम एक जनरली कुछ पिकअप करेंगे, सरल देव निर्देशन तो इसमें नहीं होगा, ठीक है? सत्रित, देखिए सत्रित हम इसमें कर सकते हैं। सत्रित में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटिफ़ाइड जो सैंपलिंग है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, मिक्स्ड होती है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, मिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको रैंडम सैंपलिंग भी मिलेगी और आपको नॉन रैंडम भी मिलेगी, इसलिए हम इसको मिक्स बोलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका प्रोपोज़िव यानी सविचार का प्रोपोज़िव है और प्लस में क्या है आपका रैंडम सैंपलिंग है, तो इसलिए इसको हम मिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो प्रोपोज़िव है उसके हिसाब से संपूर्ण जो समग्र होगा उसको किसी न किसी विशेषता के साथ बाँटेंगे। जैसे मुझे एक कारखाने में श्रमिकों को देखना है, तो मैं इनको आय के हिसाब से बाँट दूँगा, ठीक है? फिर उसके अंदर से रैंडमली जो है सबको पिकअप करूँगा, ठीक है? यहाँ पे आपके स्तर हो जाएँगे, हम इसको स्ट्रेटा में बाँट लेंगे। जैसे मान लो कि भई अगर मान लो कि मैं एक समग्र लिया मैंने, ठीक है?
और यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपकी 10 नहीं सॉरी 5,000 से लेकर 1 लाख की सैलरी वाले लोग हैं, ठीक है? तो ये एक रैंडमली मैं सिलेक्ट करूँगा और बाय चांस वो कोई बड़ा आ गया तो हमारी दिक्कत होगी। तो हम इसमें स्ट्रेटा में बाँटेंगे, मान लो कि इनकम के हिसाब से मैंने बाँट लिया, ठीक है? भई 5 के से 10 के के बीच में, 10 के से 20 के बीच में, ऐसे मैंने बाँट लिया। फिर रैंडम के हिसाब से मैं एक जो है कुछ डेटा, कुछ प्रतिदर्श चुन लूँगा और उसके हिसाब से उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें कौन-सी विधि प्रयुक्त रहेगी? इसमें जो आपकी स्ट्रैटिफ़ाइड है, वो आपकी प्रयुक्त रहेगी। निम्न में से कौन-सी प्रायिकता प्रतिचयन विधि है? प्रायिकता प्रतिचयन विधि। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन-कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन विधियाँ हैं। प्रायिकता की आप बात करोगे, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है उसमें। एक तो आपकी एसआरएस होगी यानी सॉरी रैंडम सैंपलिंग होगी, ठीक है? और कौन-कौन सी है इसमें? एक आपकी ये सर्टिफ़ाइड जो हमने बताई जिसका सटीक, ठीक है? और कौन-सी है? इसके साथ आपकी आ जाएगी बहुस्तरीय भी है, यहाँ पे दे रखी है, बहुस्तरीय, बहुस्तरीय, ठीक है? और कौन-सी हो सकती है? आपकी क्षेत्रफल निर्देशन है, गुच्छ प्रतिदर्शन है, गुच्छ प्रतिदर्श है, ठीक है? अगर हम किसकी बात करें नॉन रैंडम की, तो एक तो आपको ये याद रखनी है आपका विवेक प्रतिचयन तो है ही, विवेक प्रतिचयन है, विवेकपूर्ण, स्नोबॉल, ठीक है? सुविधाजनक, सविचार, ये सारी क्या है? ये आपकी सारी की सारी जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग के उदाहरण है, नॉन प्रोबेबिलिटी के उदाहरण है। अब हमें यहाँ पूछा है कि प्रायिकता प्रतिचयन विधि कौन-सी है? तो वो आपकी हो जाएगी बहुस्तरीय, ठीक है? प्रतिचयन की वह रीति जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चयन का समान अवसर मिलता है, तो ऐसी तो एक ही विधि है, ये है सरल देव निर्देशन, इसमें समान सभी इकाइयों को एक जैसा ही माहौल मिलता है। सविचार हो गया, ठीक है, विस्तृत हो गया, ये सारी क्या है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ठीक है? नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है? क्वोट हो गया, ये भी आपकी नॉन है, ये आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। समग्र की सभी इकाइयों की सूचियाँ क्या कहलाती है? ये तो आपको पता है प्रतिचयन आपका फ्रेम कहलाती है। प्रतिचयन फ्रेम का मतलब है जैसे आपकी टेलीफ़ोन डायरेक्टरी होगी जिसमें सभी की सूची रहती है, ठीक है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो गई, ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचल की विशेषता दर्शाता है। देखिए, प्राचल की अगर हम बात करें पैरामीटर की, वो किसकी विशेषता दर्शाता है? समग्र की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 55 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है? और ये लास्ट वाला अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। हालाँकि ये 2-3 बार कर लिया हमने, ठीक है? समग्र में सभी मदों को वर्णात्मक, भौगोलिक और क्रमवार या अन्य किसी आधार पर हम क्या करेंगे? क्रमबद्ध करेंगे और उनमें से पूर्व निर्धारित एक मात्रा की इकाइयों को समान दूरी से न्यायाधर्श के रूप में चुनेंगे। इसका आंसर आप लोग ज़रूर दोगे, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल या हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया या ज्योग्राफिकल हो गया, उसके अनुसार क्रमबद्ध करते हैं। फिर जो है निर्धारित इकाइयों को एक एक इकाई हम उसमें से चयन करते हैं, फिर निर्धारित इकाइयों को समान दूरी से हम क्या है प्रतिदर्श चुन लेते हैं। ठीक है? ये इसका आंसर आप ज़रूर दोगे। क्वेश्चन नंबर 56 आगे आप ऑप्शन लिख दोगे ए, बी या जो भी आपका आंसर है, ठीक है? आप ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मोर इंटरेस्टिंग होगी क्लासेस आपकी और इकोनॉमिक्स के भी जल्द क्लासेस शुरू करेंगे। थैंक यू।